तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। रिलेशनशिप क्या है कि एक ताल्लुक़ बायोलॉजी का किसके साथ, अदर साइंसेस दूसरी साइंसेस के साथ बायोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जिस तरह के आपको पढ़ाया था कि साइंस क्या है। हमारे पास बेसिकली साइंस में हम लोग क्या करते हैं कि पहले मुशाहिदात करते हैं, फिर उन पे तजर्बात करते हैं और फिर उनका एक नतीजा जो है हम लोग अख़ज़ कर लेते हैं, उसको हम लोग साइंस कहते हैं। साइंस क्या है? साइंस के हमारे पास अभी और भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह के बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास साइंस के। हमने रिलेशन पढ़ना है, ताल्लुक़ पढ़ना है किसका, बायो का दूसरी साइंसेस के साथ, कि मीन्स के बायो का फ़िज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है, बायो का मैथ्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। इन सब को जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जिस टॉपिक में, उसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अब रिलेशनशिप क्या होता है कि एक ताल्लुक़ होता है, जिस तरह के हमारा हमारे वालिदैन के साथ ताल्लुक़ है, हमारा हमारे बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ है। सेम उसी तरीके से आप लोग देखें कि जो हमारे पास साइंस है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये पेरेंट्स हैं, और ठीक है, और आगे बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सारे क्या हैं, उसके बच्चे हैं। ठीक है, तो हम लोग आपस में जिस तरह बहन भाई होते हैं, सेम उसी तरह ये भी क्या है, बायो फिज़िक्स को हम लोग कहेंगे ये आपस में बहन भाई हैं, केमिस्ट्री फिज़िक्स आपस में बहन भाई हैं। तो जिस तरह हम लोगों की आपस में एक ताल्लुक़ होता है, रिश्ता होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्या होता है, इन सब का भी आपस में क्या है, कोई ना कोई लिंक है, कोई ना कोई रिश्ता है। इसकी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। द इंटर रिलेशनशिप ऑफ अमंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। साइंस का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ या बायोलॉजी के साथ या केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक़ जो है वो झुटलाया नहीं जा सकता। जिस तरह के बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू द अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस एज वेल। जिस तरह के बायोलॉजी का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या है, गहरा ताल्लुक़ है। हम लोग बायोलॉजी में ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं झुटला सकते, ये नहीं कह सकते कि हम लोग बायोलॉजी में बिल्कुल ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं होगा। बायो में हम लोग क्या करते हैं, वाटर के बारे में भी पढ़ते हैं। अब वाटर तो लिविंग नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग बायोलॉजी में वाटर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। For example, when studying the process of movement in animals, the biologists have to refer to the laws of motion in physics. जब बायो में हम लोग किसी भी हरकत के बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हरकत कैसे करते हैं, चलते फिरते कैसे हैं, अपने हाथ पांव कैसे हिलाते हैं, तो हम इसके अंदर क्या है, फ़िज़िक्स के कानून भी देखते हैं। कुछ कौन से कानून देखते हैं, जिस तरह के लॉज ऑफ मोशन, ये फ़िज़िक्स में आता है, लेकिन हम इसको क्या है, बायो में भी क्या करते हैं, साथ साथ इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। इनका आपस में एक गहरा ताल्लुक़ होता है। बायोफिज़िक्स में क्या है कि हम लोग फ़िज़िक्स में तो इन लॉज ऑफ मोशंस को डिटेल स्टडी करते हैं, या फ़िज़िक्स में सिर्फ हम लोग लॉज ऑफ मोशन नहीं करते बल्कि और भी बहुत सारे लॉज के बारे में पढ़ते हैं, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक उसका जो कानून है, एक लॉ उठाया और देखा कि वो बायो से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बायो का जो एक फ़िज़िक्स का जो एक कानून है, लॉ ऑफ मोशन, वो बायो के साथ बिल्कुल रिलेट कर रहा है कि जिस सेम उसी तरीके से जिस तरह के फ़िज़िक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं या मशीन्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं, सेम हमारी बॉडी भी क्या है, वैसे ही मूव करती है, वैसे ही हरकत करती है। उन्हीं कवानीन के मुताबिक हमारी बॉडी भी क्या कर रही होती है, हरकत कर रही होती है।
तो बायोफिज़िक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो लॉज हैं, फिज़िक्स के लॉज जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कैसे अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या देखना है, सिमिलैरिटी देखनी है वर्किंग प्रिंसिपल की। इसका जो मेन पॉइंट है, जो याद रखने वाला पॉइंट है, वो क्या है कि वर्किंग प्रिंसिपल की सिमिलैरिटी जो है वो मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है लीवर की, LEVER लीवर, ठीक है। ये लीवर एक मशीन होती है, और LIVER लीवर जो है वो हमारा जिगर होता है, जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाया जाता है, जिसको कलेजी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जिस तरह फिजिक्स में लीवर का एक फिक्स पॉइंट होता है और वो हरकत करते हैं, मोटरसाइकिल में, बाइक में एक गियर होता है, जिसको हम लोग जब चलाने से पहले क्या करते हैं, उसको गियर को लगाते हैं, वो एक फिक्स पॉइंट पर अटैच होता है, उसको आगे पीछे करते हैं। सेम उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी क्या हो रहा है कि हमारे जो है कुछ जॉइंट्स जो हैं वो इसी तरीके से जुड़े हुए हैं, और सेम इसी प्रिंसिपल के तहत वो क्या कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो लिम्स होते हैं, लिम्स अब आपको पता है क्या होते हैं, लिम्स हम लोग बोलते हैं हमारे बाजुओं को और हमारी टांगों को, इन दोनों को मिला के जब हम लोग बोलते हैं तो हम इसको लिम्स बोलते हैं। और हम इनको जानवरों में भी बोलते हैं। अब जानवरों की तो सिर्फ 4 टांगें होती हैं, तो इनको भी हम कंबाइन जो है वो लिम्स ही बोलते हैं। आगे वालों को हम लोग जो है फोर लिम्स बोलते हैं, और पीछे वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइंड लिम्स बोलते हैं। ह्यूमंस में क्या हो जाता है कि फोर लिम्स हमारे क्या होते हैं, आर्म्स होते हैं, और हाइंड लिम्स में क्या आ जाते हैं, हमारे लेग्स आ जाती हैं। तो ये क्या है, सेम हमारे ये लेग्स हैं, ये जो आर्म्स हैं, ये बिल्कुल उसी प्रिंसिपल के तहत, उसी लीवर के तहत क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं कि ये एक जॉइंट के साथ, ये एक जॉइंट है जो जुड़ा हुआ है, हम इसको हरकत ज़्यादा नहीं करवा सकते। अगर हम इनको हरकत करवाने की ज़्यादा कोशिश भी करते हैं तो इनका फिर वापस उसी जगह पे आना, उसी प्लेस पे आना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जिस तरह के मशीन को जब हम लोग ज़्यादा ज़ोर के दबाते हैं या उसको उसकी जगह से हटाने की कोशिश करते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। सेम उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी, जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनको ज़्यादा हिलाने जुलाने की कोशिश करते हैं तो उनकी मूवमेंट में क्या आ जाती है, ख़राबी आ जाती है। और फिर क्या होता है कि हमें दर्द का सामना करना पड़ता है, और फिर हमें उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। जिस तरह मशीन को ठीक करने के लिए ऑयल देना पड़ता है, या फिर उसको मकैनिक के पास लेके जाना पड़ता है। सेम उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि जब कोई ख़राबी होती है तो फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बायोफिजिक्स के आगे, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी 2 लफ्ज़ से मिलके बना हुआ है। पहला है बायो और सेकंड वन है हमारे पास केमिस्ट्री। बायो का मतलब जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि है लाइफ है, लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले जो आपको लेक्चर दिया गया है, फर्स्ट लेक्चर में भी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोगों ने कहा कि इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। लेकिन अगर अब हम ये देखें कि हम कहें कि बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है कि स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डिफाइन ये है कि स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, तो ये एक इनकम्प्लीट डिफाइन है। ये मुकम्मल जो है सेंस जो है वो नहीं दे रही बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में हम उन केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं, या फिर उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं और हम उसकी केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इस वक्त जो सबसे आसान मॉलिक्यूल आप लोगों के लिए है वो है वाटर। वाटर का फार्मूला जैसे आप लोगों को आता है, H2O। हाइड्रोजन के इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है, ये इसकी मॉलिक्यूल की क्या बताई गई है, केमिस्ट्री बताई गई है कि वो मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह बना हुआ है, किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, किन किन केमिकल से मिलकर बना हुआ है। आगे अगर हम इसको आगे की तरफ जाते हैं और इसको और डीप स्टडी करते हैं तो हम कहेंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेल्सियस। अगर हम लोग कहें कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो हम कहेंगे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 सेल्सियस। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका फार्मूला, ये सारा कुछ क्या है, ये इस एक मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं या जितने भी केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सारे क्या बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स या सारे वो केमिकल्स नहीं आते बायोकेमिस्ट्री में जो कि हम लोग
आम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसके अंदर सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स या वही कंपाउंड्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हैं, जो कि बायोलॉजी से रिलेट करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, या फिर उनका किसी ना किसी तरीके से कोई लिंक जो है वो ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह के हम लोग कहें कि फूड की ब्रेक डाउन जब होती है हमारी बॉडी में, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग उसकी जब हमारी बॉडी में जाती है फूड, उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो क्या बनता है, ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और ग्लूकोज ब्रेक होने के नतीजे में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी में रिएक्शन जो है वो होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन जो हैं वो होते हैं किस वक्त, जब हमारी बॉडी में फूड की ब्रेक डाउन हो रही होती है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मेरे बोलने में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है या आपके सुनने में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो हमारी अपनी बॉडी के अंदर से आ रही है। वो हमारे अपनी बॉडी के जो केमिकल्स हैं वो उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। और वो क्यों रिलीज़ हो रही है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, आगे अपना काम जारी रख सकें। और वो एनर्जी हमारे पास आती कहाँ से है, वो एनर्जी हमारे पास तब आती है जब हम अपनी क्या लेते हैं, अपनी खुराक लेते हैं। अपनी खुराक लेंगे, खुराक से क्या होगा कि ग्लूकोज की क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। ब्रेक डाउन जब ग्लूकोज का होगा तो उससे क्या होगी, हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा होगी। बायोकेमिस्ट्री में जो एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि कहा गया है, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इन दोनों का जो कंबाइन, इन दोनों को बोला जाता है, इकट्ठा करके बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है हमारे पास, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास ग्लूकोज बनता है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे की क्या है, रिवर्स हैं। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। और कौन से वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, तो फोटोसिंथेसिस जो हमारे पास होती है वो हमारे पास प्लांट्स में होती है। हम जो एनिमल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अगर सारे एनिमल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देते तो फिर क्या होता कि ये लाइफ जो है ये एग्जिस्ट ही ना करती। हम भी किसी जगह जिस तरह प्लांट्स लगे हुए हैं वैसे ही कहीं पे लगे होते, और दिन में आराम से फोटोसिंथेसिस करते, और रात को फिर सो जाते, सुबह उठ के फिर फोटोसिंथेसिस करते। तो ये प्रोसेस जो है, हमारी लाइफ का जो प्रोसेस है, ये एग्जिस्ट ना होता। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है बायोमैथमेटिक्स, जिसको हम लोग बायोमेट्री भी बोलते हैं। बायोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स के बारे में और टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, इसका क्योंकि जो लफ्ज़ है बायोमैथमेटिक्स, ये फिर दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। बायो मीन लाइव ऑर्गेनिजम्स, एंड मैथमेटिक्स मीन जिसके अंदर हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे या टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे क्या करवाते हैं, अपनी रिपोर्ट करवाते हैं, तो वो क्या करेगा, आपके रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की क्या देखेगा, अमाउंट देखेगा। तो वो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो किस में आ जाएगी, हमारे पास मैथमेटिक्स में आ जाएगी, क्योंकि वो अमाउंट किस में होगी, नंबर्स में होगी, और नंबर सारे किस में आते हैं, मैथमेटिकल्स में आते हैं। बायोलॉजिस्ट जब कोई भी रिसर्च करते हैं या कोई भी रिसर्च प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, डाटा इकट्ठा करना होता है। डाटा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने अक्सर का क्या निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है। तो वो जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो नंबरिंग कर रहे हैं, वो सारा कुछ किसके अंदर आ रहा है, मैथमेटिक्स में आ रहा है। तो बायो की या साइंस की सारी जितनी भी शाख हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। जिस तरह के मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे जो हैं आपस में, उनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है, सेम उसी तरीके का साइंस की जो शाख हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। बायो का फिजिक्स के साथ भी ताल्लुक हम लोगों ने पढ़ा, बायो का हमने केमिस्ट्री के साथ भी ताल्लुक पढ़ा, अब हमने बायो का मैथ के साथ भी ताल्लुक पढ़ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी जो है वो 3 लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है। पहला लफ्ज़ है बायो, जिसका आपको पता है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जियो मीन कहते हैं अर्थ को, ठीक है, और ग्राफी मीन ग्राफिक्स। तो बायो जियोग्राफिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि हमारे अर्थ के कौन से हिस्से पे, ठीक है, कौन से हिस्से पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मेजोरिटी एनिमल्स की पाई जाती है, या किन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स जो हैं पाए जाते हैं या ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इन सब को हम लोग किसके अंदर स्टडी करते हैं, बायो जियोग्राफी में। एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, या हम लोग किसी भी प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं, या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं, तो
ये सारा कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जब हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं तो वो बायो में आ जाता है। तो बायो का जिस तरह हम लोग इसके अंदर अर्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो बायो का क्या है, अर्थ के साथ भी एक ताल्लुक बना दिया इन्होंने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस शाख को बायो जियोग्राफी। नेक्स्ट जो हमारे पास आगे हमारे पास ब्रांच आती है वो कौन सी आती है, बायो इकोनॉमिक्स। बायो का मतलब आप लोगों को पता है कि लाइफ है, और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी। ठीक है, हमें किस चीज़ से कितना फ़ायदा हो रहा है, हमें अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेल करने से उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि इन्होंने जिसकी एग्जांपल दी है वो है वीट की दी हुई है। तो वीट क्या है, हमारे पास गंदुम, हमारे पास जब हम गंदुम उगाते हैं, गंदुम क्या है, एक प्लांट है, प्लांट है तो वो किस में आ जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाएगा। अब उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या असर पड़ रहा है, वो हम लोग कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको हम लोग इकोनॉमी के लिहाज से देखेंगे कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है। जब उसके अंदर से हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, उनको नापे तोलेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हमारे इकोनॉमी में जो और फ़र्क पड़ रहा है वो किसके अंदर हमारा आ जाएगा, बायो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वह है करियर्स इन बायोलॉजी। करियर्स हमारे पास किसको हम लोग बोलते हैं कि पेशा, हम लोग बायो पढ़ने के बाद क्या पेशा अपना सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो आगे कोई ना कोई क्या करते हैं, ब्रांच जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं अपने पेशे के हिसाब से। तो एक जो स्टूडेंट होता है उसमें क्या होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको साइंस के मॉडर्न नॉलेज के मुतालिक सबसे पहले पता होना चाहिए। इसके अंदर जो सबसे पहले मेन ब्रांच जो बताई गई है वो कौन सी बताई गई है, मेडिसन और सर्जरी। मेडिसन और सर्जरी दोनों क्या है, हमारे पास अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है। मेडिसन अलहदा पार्ट है और सर्जरी हमारे पास क्या है, अलहदा है। मेडिसिन में हम लोग क्या करते हैं, जो मेडिसिन से मुतल्लिक काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिशियन, जो आदमी काम कर रहा होता है। और जो सर्जरी हमारी कर रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे सर में दर्द है तो हम किसके पास जाएंगे, हम लोग फिजिशियन के पास जाएंगे या सर्जन के पास जाएंगे। तो हम लोग किसके पास जाएंगे, हम फिजिशियन के पास जाएंगे। और फिजिशियन का क्या काम होगा कि वो जो हमारी बीमारी है उसको डायग्नोस करेगा, उसको देखेगा, उसका पता लगाएगा और फिर क्या कर देगा, मेडिसिन दे देगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, हमारी बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी। जिस तरह इन्होंने बताया हुआ है, द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमन। उसमें क्या किया जाता है, ह्यूमन की डिजीजेज को क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है और फिर उनको ट्रीट कर दिया जाता है। और सर्जरी में क्या किया जाता है, सर्जरी में क्या किया जाता है कि उसकी बॉडी को या तो रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, या हमारे पास क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, या फिर उसको रिपेयर्ड कर दिया जाता है। इसके अंदर 3R आते हैं, रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। ठीक है, ये सारा कौन कर रहा है, सर्जन कर रहा है, सर्जरी करता है। फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसको कोई ट्यूमर है या उसको कोई कैंसर हो गया, तो वो किसके पास जाएगा, वो फिजिशियन के पास जाएगा या वो सर्जन के पास जाएगा। तो इसका जवाब है कि वो सर्जन के पास जाएगा और सर्जन से क्या करवाएगा, अपना इलाज करवाएगा, या अपना ट्यूमर का इलाज करवाएगा या अपना ऑपरेट करवा देगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट बात ये है कि हम इसको अडॉप्ट कब कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग जितनी भी ये आगे करियर्स पढ़ेंगे हम इसको देखेंगे कि हर करियर के बाद हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर एफएससी। ठीक है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, एफएससी के बाद हम लोग आ सकते हैं किसमें, एमबीबीएस में। एमबीबीएस में हम लोग आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, इस ये एमबीबीएस का मतलब है जो भी इंसान मेडिसिन के मुतालिक जानना चाहता है या सर्जरीज करना चाहता है या डॉक्टर्स बनना चाहता है, उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, मेडिसिन पढ़ना पड़ेगा, उसको सर्जरी पढ़नी पड़ेगी और उसको क्या बनना पड़ेगा, एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना पड़ेगा। फिशरीज हमारे पास क्या है, फिशरीज हमारे पास है प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। ठीक है, कि हम लोग जो मछली है उसकी प्रोडक्शन को कैसे ज़्यादा करवा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो मछली है हमारी सेहत के लिए अच्छी है, मछली का तेल भी निकाला जाता है, मछली जो है खुराक के तौर पे खाई भी जाती है। मछली की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कैसे करवाया जा सकता है प्रोफेशनल तरीके से, जिसमें हम पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिशरीज़ बोलते हैं। फिशरीज़ में हम लोग क्या देखते हैं
कि बेटरमेंट बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं फ़िश प्रोडक्शन को। अच्छी क्वालिटी की फ़िश जो है वो निकाली जाती है, उनके जीन्स में क्या की जाती है, चेंजिंग की जाती है, ठीक है। और चेंजिंग करने के बाद क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल एक तालाब है, उसके अंदर जो है बगैर कांटों की मछली जो है उसका एक जीन लिया गया और उसको दूसरे वाली में इनहेरिट करवाया गया। और करवा के क्या, जब उसकी जो न्यू नस्ल बनी उसके अंदर क्या होगा कि मछली के अंदर कांटा नहीं होगा, तो वो क्या है, एक नई किस्म की जो मछली पैदा की गई है, जो एक प्रोडक्शन नई निकाली गई है, वो हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, फिशरीज़ में पढ़ेंगे। फिशरीज़ के अंदर हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी का भी ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तालाब हैं। एक तालाब में क्या है कि एक मछली है, बहुत बड़ी सारी मछली है, बहुत अच्छी मछली है, लेकिन जो साथ दूसरा तालाब है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी मछलियाँ और काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ हैं। तो इसके अंदर इन दोनों में क्वालिटी और क्वांटिटी है, तो इसका जवाब है नहीं। इसके अंदर ना क्वालिटी है ना क्वांटिटी है। पहले वाले में क्या है, हमारे पास क्वालिटी तो है, मछली एक है लेकिन अच्छी है, लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं है। दूसरे वाले में क्या है, हमारे पास क्वांटिटी तो है, उसकी मछलियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी मछलियाँ, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये करवाया किस तरह जाता है, ये जीन्स रिकॉम्बिनेशन के ज़रिए से करवाया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जीन्स इनहाइट करवाए जाते हैं जिससे क्या होती हैं, बीमारियां मछलियों में नहीं होती। मछलियां जो हैं वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहती हैं, उन्हें ना कोई जल्दी बीमारी लगती है। अगर कोई बीमारी लगती भी है तो उनकी बॉडी में ऐसे जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, और मछलियों की तादाद क्या है, कम नहीं हो सकती। इस शोबे को हम अपना कब सकते हैं, हम इस शोबे को अपना सकते हैं बैचलर और मास्टर के बाद। बैचलर और मास्टर क्या है, बीएससी या एमएससी करने के बाद या बीएस ऑनर्स करने के बाद, किस चीज़ में, बॉटनी में या जोलॉजी में, ठीक है। इन दोनों में करने के बाद जो हम लोग जो है फिशरीज़ की तरफ जा सकते हैं और फिशरीज़ का पेशा जो है हम लोग अपना सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, ज़राअत होती है। इसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स के मुतालिक पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए खुराक का सबब बनते हैं। जिस तरह के क्रॉप्स में आ जाते हैं हमारे पास वीट है, राइस है, कॉर्न है, और एनिमल्स में बफलो एंड काव वगैरह आ जाते हैं जो कि हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं। गंदम से हमारे पास रोटी पकती है, राइस चावल, कॉर्न क्या है हमारे पास मकई, और एनिमल्स में क्या, बफेलो और काव जो हमें क्या देते हैं, गोश्त भी देते हैं और हमें साथ में क्या देते हैं, दूध भी देते हैं। अब हम इनमें क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में क्या इसमें बेहतरी करवा सकते हैं कि हम लोग इनके अंदर न्यू जीन्स जो है वो इनहेरिट करवाएं और देखें कि अगर किसी अच्छी नस्ल की कोई गाय भैंस है तो उसमें क्या करवाया जाए, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए ताकि उससे क्या किया जा सके, दूध हासिल किया जा सके। या फिर एक जानवर जो है, एक गाय है, उसके अंदर गोश्त बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह की क्या किया जाए, प्रोडक्शन जो है काऊ की ज़्यादा करवाई जाए ताकि क्या क्या मिल सके, हम लोगों को गोश्त जो है वो ज़्यादा मिल सके। आप इस पेशे को अडॉप्ट कब कर सकते हैं, आप इसको हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद कर सकते हैं। मींस के एफएससी के बाद आप लोग एग्रीकल्चर में जा सकते हैं या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ के कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर में आप लोगों को बीएस ऑनर्स करवा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये बेसिकली किस चीज़ की ब्रांच है, एग्रीकल्चर की ब्रांच है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। इसके अंदर हम लोग करते क्या है या पढ़ते क्या है, हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स की ब्रीडिंग और केयर के बारे में पढ़ते हैं कि उनका ख्याल जो है वो किस तरह रखा जाता है और उनकी ब्रीडिंग कैसे करवाई जाती है। मीन्स कि उनकी प्रोडक्शन जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर किस तरह बनाई जा सकती है। और डोमेस्टिक एनिमल्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, कैटल, शीप, ईटीसी आ सकते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि अक्सर गोश्त वगैरह मिलता है। एनिमल हस्बेंड्री के जो कोर्सेज़ हैं वो हम लोग अडॉप्ट कब कर सकते हैं, वो हम लोग आफ्टर एफएससी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हम लोग इसको एनिमल हस्बेंड्री को अडॉप्ट कर सकते हैं और इसको अपने पेशे के तौर पर अपना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हमारे पास क्या, इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। गार्डनिंग में हम लोग किसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग फ्लावर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग प्लांट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ा जाता है, इसमें डेवलपमेंट करवाई जाती है या बेटर डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, किसकी, प्लांट्स की और फ्लावर्स की, कि हम लोग किस किस्म के फ्लावर्स जो हैं वो ज़्यादा उगा सकते हैं या कहाँ पे हमें अच्छे किस्म के फ्लावर्स मिलेंगे, या अच्छे किस्म के फ्लावर्स हम लोग किन किन जीन्स में चेंजिंग करके बना सकते हैं। ये सारा कुछ जो है हम लोग हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं।
हॉर्टिकल्चर में बेसिकली जो ज़्यादा पढ़ा जाता है वो फ्लावर्स के बारे में पढ़ा जाता है कि फ्लावर्स की प्रोडक्शन जो है वो कैसे करवाई जा सकती है, उनका इन्वायरमेंट पे असर कैसा पड़ता है, वो किन कंडीशंस में रह सकते हैं, किन कंडीशंस में उनको ग्रो करवाया जाना चाहिए। ये सारा कुछ जो है हम लोग हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। इसको हम लोग कब अडॉप्ट कर सकते हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट जो है वो इसको कब अडॉप्ट कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आफ्टर एफएससी आप लोग हॉर्टिकल्चर जो है आर्ट ऑफ गार्डनिंग के बारे में जान सकते हैं और इसके बारे में जो है उसको आगे अपना एज अ प्रोफेशन जो है अपना भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मिंग। फार्मिंग में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, फार्मिंग में हम लोग डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स कैसे हो सकती हैं कि पोल्ट्री फार्म हो सकता है, एनिमल्स फार्म हो सकता है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के फार्म्स आते हैं, उनके अंदर जो डेवलपमेंट करवानी होती है और उनको मेनटेन कैसे रखा जा सकता है, ये हम लोग फार्मिंग में पढ़ते हैं। फार्मिंग में डिफरेंट फार्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डिफरेंट काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, गोट्स है। इन सब का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनका गोश्त भी हासिल करते हैं, हम लोग इनका दूध भी हासिल करते हैं। अब इसके अंदर किया क्या जा सकता है कि फार्मिंग पे क्या किया जाता है कि उनका जो मिल्क है, उनका जो दूध है वो निकाला जाता है और उनको सेल किया जाता है। ये सारा कुछ जो है हम लोग फार्मिंग में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्ट्री फार्म हमारे पास है। पोल्ट्री फार्म में क्या किया जाता है कि चिकन जो है, मुर्गियाँ जो हैं, उनको जो चूज़े होते हैं उनको ग्रो करवाया जाता है और फिर वो मुकम्मल जो है एक मुर्गी बन जाती हैं या एक चिकन बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उनसे हम लोग अंडे भी हासिल करते हैं, उनसे हम लोग गोश्त भी हासिल करते हैं। अंडों को भी हम लोग सेल कर सकते हैं, हम लोग वैसे उनका चिकन जो है वो भी सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। फार्मिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर एफएससी। आफ्टर एफएससी ऐसे लोग या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पढ़ा हो या एनिमल हस्बेंड्री के बारे में या फिशरीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली हो या कुछ कोर्सेज़ किए हों, तो वो आगे जो है फार्मिंग का जो पेशा है उसको अपना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या होता है, इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो लोग फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी फॉरेस्ट मौजूद हैं उनकी टेक केयर करते हैं, देखते हैं और हुकूमत को आगे तजावीज़ देते हैं या उनको मशवरा देते हैं कि आगे जो है वो फॉरेस्ट जो है वो किस जगह पर लगा सकते हैं, बताते हैं कि कौन सी जगह जो है वो प्लांटेशन के लिए सूटेबल है और हेल्प करते हैं किसकी, गवर्नमेंट की, किस चीज़ के लिए, फॉरेस्ट को उगाने के लिए, उनको ग्रो करवाने के लिए। क्योंकि जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतनी ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और जितने ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगी उससे क्या होगी, ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी, और जब ऑक्सीजन में कमी होगी तो ऑब्वियसली इस ज़मीन पे रहना या इस अर्थ पे रहना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस पेशे को हम अपना कब सकते हैं, हम इसको आफ्टर एफएससी अपना सकते हैं, इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग बीएस लेवल के बाद ज़ूलॉजी या बॉटनी में बीएस लेवल जब हमने किया हो उसके बाद भी हम लोग जो है फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं, इस प्रोफेशन को अपना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट जो रह गई है, करियर जो रह गया, वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी फिर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज़ बायो एंड द सेकंड वन इज़ टेक्नोलॉजी। बायो में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, और टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है, टेक्नोलॉजी हम उसको बोलते हैं जो कि हमारी लाइफ को इन्हेंस कर दे, हमारी लाइफ को इंक्रीज़ कर दे। ठीक है, लाइफ को डिक्रीज़ नहीं बल्कि लाइफ को क्या करे, इंक्रीज़ करे। बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैसे लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं या कैसे लाइफ को बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, उनकी हेल्प से क्या करवाई जाती है, फूड प्रोडक्शन करवाई जाती है, उनकी हेल्प से फूड बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है हमारे पास कि जो यीस्ट है, यीस्ट जो होती है वो हमारे पास ब्रेड की फॉर्मेशन में यूज़ होती है। अब यीस्ट क्या है, एक बैक्टीरिया है, वो फर्मेंटेशन के ज़रिए क्या करती है, ब्रेड जो है उसकी बना देती हैं। कौन बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको बनाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फूड है उसकी जो इंक्रीज़, फूड की डेवलपमेंट क्या करवाई जा रही है, इंक्रीज़ करवाई जा रही है।
बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स होती हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिनके बगैर जो है एक लाइफ पॉसिबल नहीं है या वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है वो क्या करवा दी जाती है, इंक्रीज़ करवा दी जाती है। और हम इस बायोटेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कब कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी को हम आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद FSC के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग BS लेवल करने के बाद किसमें, बॉटनी और जोलॉजी में BS लेवल करने के बाद भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं या बायोटेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है इस वक्त वो टॉप मोस्ट करियर जो है किस चीज़ का है, बायो का है। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त यूज़ किया जा रहा है वो किसका किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इन सारे जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनकी समझ आ गई होगी। पहले जो एक टॉपिक पढ़ाया गया है वो क्या पढ़ाया गया है, रिलेशनशिप पढ़ाया गया बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ, जिस तरह के बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि बायोलॉजी के जो आगे करियर्स हैं, हम लोग बायोलॉजी, एक स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी पढ़ के किन किन करियर्स को आगे अडॉप्ट कर सकता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। और उन करियर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।